लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ा था, गॉस थ्योरम पे क्वेश्चंस किए थे। आज वाली क्लास में हम लोग एक और टॉपिक के साथ आए हैं, विच इज़ एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे गॉस थ्योरम की, एंड देन इसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे लेटर ऑन। चलें, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन क्या क्या है, किस तरह से हम गॉस थ्योरम को यूज़ करते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलें बेटा, गॉस थ्योरम का सबसे पहला एप्लीकेशन है ना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्या है कूलम्स लॉ। अब इस चीज़ को समझो, हमने कूलम्स लॉ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं कूलम्स लॉ क्या है। वैसे उतना मुश्किल नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर यहाँ एक चार्ज Q1 रखा जाए, यहाँ दूसरा चार्ज Q2 रखा जाए, दोनों के बीच में डिस्टेंस R हो, तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, वी नो दिस। ठीक, आज हम इसी कूलम्स लॉ को देखेंगे मगर विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। देखो, एक काम करो, आप एक चार्ज ले लो यहाँ पे विच इज़ Q1, ठीक, और यहाँ पे दूसरा चार्ज रख लो आप Q2। अब आप एक काम करो, आप इस जगह पे जहाँ पे Q2 रखा है ना, उस जगह पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अब लास्ट क्लास में मैंने बताया था प्रोसीजर क्या है। एक काम करो, एक गॉसियन सरफेस बना लो, ठीक है, कहाँ पे, Q2 वाली जगह पे गॉसियन सरफेस बना लो। ये बनाई सर हमने गॉसियन सरफेस Q2 वाली जगह पे, ठीक। अब Q2 क्या है, ये गॉसियन सरफेस क्या है, बेसिकली हम जानते हैं इमेजिनरी सरफेस होती है, तो दिस इज बेसिकली a Gaussian surface. This is an imaginary Gaussian surface. ओके सर, Gaussian surface। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं R, ठीक है ना। अब ज़रा गॉस थ्योरम लगाओ इस सरफेस के ऊपर, इंटीग्रल E डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई मैंने Q1 क्यों लिखा, क्योंकि सर एनक्लोज्ड चार्ज जो सरफेस के अंदर है वो है Q1, तो इसीलिए आपने Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया है। ठीक, अब ज़रा सॉल्व करो। यहाँ देखो, वही वही कहानी फिर से समझा रहा हूँ। इस सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट चूज़ कर लो तुम, इस जगह पर एरिया वेक्टर, किसी भी जगह पर एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा DA, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही होगा, तो थीटा का वैल्यू राइट नाउ क्या है, 0। तो सर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, E इंटीग्रल EDA, हम जानते हैं cos 0 तो 1 होता है, दैट इज Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E को मैं बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रल DA दैट इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटू DA का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ ना 4πr स्क्वायर, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है, दैट कम्स आउट टू बी Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो E का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन किसकी वजह से, Q1 की वजह से। ठीक, नाउ मुझे पता Q2 पे फोर्स कितना लगता है। नाउ हम जानते हैं सर फोर्स ऑन Q2 पर जो फोर्स लगेगा इज, वो कितना होगा फोर्स, दैट विल बी सर, देखो उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो E, और साथ में Q2 इंटू E, Q2 इंटू E का वैल्यू प्लॉट करो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर। देखो क्या बन गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, एंड इसे हम बोलेंगे कूलम्स लॉ। ठीक है, यही पढ़ा हुआ है हमने, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। क्या हमें ये चीज़ क्लियर है? बिल्कुल सर, क्रिस्टल क्लियर है, हमने कूलम्स लॉ में यही पढ़ा था। ठीक, तो देखो ना आप क्या समझ पा रहे हैं, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अगर कूलम्स लॉ नहीं भी होता, अगर कूलम्स लॉ हम नहीं भी जानते, तो गॉस थ्योरम से हम उसके रिजल्ट्स, उसकी कहानियाँ, उसके सारे मकसद समझ पाते। आपको बात आ रही है समझ में? ठीक, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कूलम्स लॉ को हम डिराइव कर सकते हैं गॉस लॉ से। याद रखना, कूलम्स लॉ इज द सब केस ऑफ गॉस लॉ, ऐसा कहा जा सकता है ना, इज द सब केस ऑफ गॉस लॉ। कूलम्स लॉ बेसिकली गॉस लॉ का क्या है, सब केस। सो हम याद रखते हैं हमेशा, नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गॉस लॉ इज फंडामेंटल इन नेचर। गॉस लॉ बेसिकली फंडामेंटल लॉ है, ठीक है,
फंडामेंटल लॉ, गॉस लॉ फंडामेंटल लॉ है, ठीक है। अक्सर आपसे कोई पूछे कि विच इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, हम बोल देते हैं कि अरे सर ने हमें गॉस लॉ, सर ने हमें कूलम्स लॉ पढ़ाया था पहले, तो कूलम्स लॉ नहीं, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल लॉ इज बेसिकली विच थ्योरम, गॉस थ्योरम, ठीक है ना। ओके, तो ये आ गई पहली एप्लीकेशन इसकी। दूसरी एप्लीकेशन, चले हमने इनफाइनाइट रॉड वाली चीज़ पढ़ी थी, फिर रिमेंबर इनफाइनाइट रॉड याद है कि नहीं। इनफाइनाइट रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको दिखाया था और मैंने बताया था उसको याद रखना है डायरेक्ट लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। आज हम उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। एक काम करते, एक इनफाइनाइट रॉड ले लेते हैं। दिस इज़ अ रॉड विच इज़ इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट तक जा रही है, ओके, इस तरह से, और इसके ऊपर ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है। इस रॉड की जो डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज़ लैम्डा। अब हमें बनानी है गॉसियन सरफेस, जिधर भी हमें निकालना है। समझ लीजिए हमें इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ बनाएंगे गॉसियन सरफेस, किसी भी शेप की। चलो मैंने मान लो डिसाइड किया कि मैं बनाऊंगा इस तरह की एक गॉसियन सरफेस, ऐसे करके, ठीक है। अब ये बन गई हमारी गॉसियन सरफेस, ठीक है सर, ये है अपनी गॉसियन सरफेस। तो मैं बात समझ आ रही है, ये है हमारा गॉसियन सरफेस, कोई भी शेप का हो सकता है भाई, उसमें क्या है। ठीक है सर, आपने बना लिया, हमने मान लिया, ठीक है सर। अब देखो, तुम्हें पता है ना ये रॉड कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, आउटवर्ड्स ऐसे करके, है ना, ठीक। रॉड का तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होता है, आउटवर्ड्स, ठीक, इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड होती हैं, ठीक। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये जो ऊपर वाला सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसका एरिया वेक्टर सर ऊपर की तरफ होगा, डी ए। तो यहाँ को थीटा जो होगा ना एंगल, वो होगा कितना, 90। नीचे वाले सरफेस के साथ देखो एरिया वेक्टर कहाँ, नीचे, तो इसके साथ भी जो एरिया वेक्टर वो कितना, 90, ठीक है। और इस वाली सरफेस पे सर, इस वाली सरफेस पे एरिया वेक्टर इधर डी ए, और यहाँ का थीटा कितना, 0, ठीक है ना। ओके, एक इमेज से समझाता हूँ, सुनना, होनी चाहिए इमेज एक, जिससे थोड़ा क्लैरिटी तो बने। ओके, दिस इज़ द इमेज, राइट 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 राइट, देखो 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 भाई, ये है हमारे पास एक इमेज, इसको हम थोड़ा समझते हैं। ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का यूज़ किया गया है, देख लो भाई। ओके, ये है मेरे पास एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब देखो ये लाइन चार्ज है, ठीक है, जो इन्फिनिटी तक जा रही है रॉड, ठीक। अब देखो यहाँ का, देखो यहाँ मैंने एक छोटा सा एरिया सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। अब इसका एरिया वेक्टर डी ए, इन्होंने एन कैप लिखा है, हम डी ए लिखते हैं, डी ए, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ जो थीटा बन रहा है वो कितना है, 90। इस तरह से यहाँ जो थीटा है डाउन वाले साइड पे वो भी कितना है, 90, ठीक। ओके, अब देखो कोई भी पैच तुम ले लो ना सरफेस के ऊपर, लेटरल सरफेस के ऊपर, तो इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर ही एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एंगल कितना है इस वाली सरफेस पे, 0, ठीक है। चलो इस वाली सरफेस को फर्स्ट कह देते हैं, इस वाली सरफेस को सेकंड कहते हैं, और ये जो कर्व्ड है ना इसको 3 कह देते हैं, ठीक। अब मुझे बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ई डॉट डी ए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू जो भी चार्ज इनसाइड होगा। अब कितना चार्ज इनसाइड होगा सर, समझ लो इसकी लेंथ इतना, आप ऐसे मान लो एल है, एल इज द लेंथ जो इनसाइड में है। देख भाई, है तो ये इन्फिनिटी तक, अरे बात समझ आ रही ना, है ये इन्फिनिटी पर हमें कौन सा लेना है, सिर्फ वही चार्ज जो कहाँ है, इनसाइड है। लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज एनक्लोज्ड कितना आएगा, चार्ज एनक्लोज्ड इज लैम्डा इंटू एल। ऐसे सवाल हमने करे हुए हैं, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई डॉट डी ए, समझना, ई डॉट डी ए ओवर द फर्स्ट सरफेस प्लस ई डॉट डी ए ओवर द सेकंड सरफेस प्लस ई डॉट डी ए ओवर द थर्ड सरफेस, तीनों सरफेसेस पर, दैट बिकम्स लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल ई डॉट डी ए तो तीनों सरफेसेस का आएगा ना। अब फर्स्ट सरफेस पे ई डॉट डी एल थीटा कितना, 90, तो ई डॉट डी ए कॉस 90 दैट इज 0। सेकंड सरफेस पर भी ई डी ए डॉट करके 0, थर्ड सरफेस पर कॉस 0 है, तो ई डी ए दैट इज लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम ई को निकाल सकते हैं कॉमन, दैट इज डी ए, दैट बिकम्स लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई इंटू एरिया, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अगर इसकी रेडियस आर मान लो तो इसका आएगा 2 पाई आर एल, दैट बिकम्स लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल और एल कैंसल, तो ई बिकम्स लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इस पे हमने क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं। ठीक है भाई, ठीक, समझ आया सर, ठीक है। लेकिन सर एक मसला है, छोटा सा मसला। हाँ भाई बोलो, क्या मसला है? अरे सर ये रॉड जो है ना, ये थोड़ी पूरी सिलेंडर में आई, ठीक है, इसमें इसका तो बहुत सारा पार्ट बाहर भी रह गया। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट किया, क्या ये सिर्फ उस पार्ट की वजह से है जो इनसाइड है? नहीं यार, फिर कंफ्यूजन कहाँ है? मैंने बताया था द मैजिक ऑफ गॉस लॉ, लास्ट लेक्चर याद करो, मैंने कहा था अगर कोई चार्ज सरफेस से बाहर है, हाँ ये सही है कि फ्लक्स कैलकुलेट करते वक्त हम वो चार्ज अकाउंट में नहीं लेते, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है वो बेसिकली होता है किसकी वजह से? सारे चार्जेस की वजह से, चाहे वो इनसाइड हो चाहे वो आउटसाइड हो। एम आई क्लियर? 100% सर, क्रिस्टल क्लियर, देर इज नो डाउट अबाउट इट। ओके, राइट, चले आगे फिर। बिल्कुल सर, रुके क्यों हो, चलो आगे। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली निकाला किस चीज़ का? एक चार्जड रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ओके, थर्ड एप्लीकेशन पे आते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट,